ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां एक गरीब किसान सुरेश रहता था। सुरेश के परिवार में उसकी पत्नी माया और उनका बेटा दीपू था। सुरेश अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहता था। उसके पास गांव में एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने घर का खर्च चलाता था। लेकिन अब उसकी जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे फसल की पैदावार कम होने लगी थी। एक दिन सुरेश अपनी जमीन के पास बैठा चिंता में डूबा था। वह सोच रहा था कि अब कमाई का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। सुरेश अकेले में सोचते हुए, दिन ब दिन इस जमीन से फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेनी होगी या कोई और काम ढूंढना होगा। इस जमीन के भरोसे तो अब रहा नहीं जा सकता। चलो माया से बात करके उसकी राय लेता हूँ। सुरेश खेत से उठकर घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुँचते ही वह माया को आवाज लगाता है। माया, जरा यहाँ आना, तुमसे जरूरी बात करनी है। माया उसकी आवाज सुनकर तुरंत आ जाती है। हाँ बोलिए, आपने मुझे बुलाया? माया, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही। अगर मैं ज्यादा खाद डालूंगा तो कहीं मिट्टी और खराब न हो जाए। सोच रहा हूँ कुछ समय के लिए इस जमीन पर खेती बंद कर दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद डालता रहूंगा ताकि कुछ सालों बाद ये फिर से उपजाऊ हो जाए। फिर खेती शुरू कर दूंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। इससे जमीन भी ठीक रहेगी और फसल भी अच्छी होगी। लेकिन तब तक मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरी जमीन तो है नहीं। घर का खर्च और दीपू की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? आप एक काम क्यों नहीं करते? गांव के जमींदार बाबूजी से मिल लीजिए। वो बहुत नेक दिल हैं। वो आपकी जरूर मदद करेंगे। माया, ये ठीक रहेगा। बाबूजी अगर कोई नया काम भी बताएंगे तो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है, मैं कल सुबह ही बाबूजी से मिलने चला जाऊंगा। अगली सुबह सुरेश बाबूजी के घर की ओर निकल पड़ता है। उनके घर के बाहर पहुंचकर वो आवाज लगाता है। बाबूजी, क्या आप घर पर हैं? सुरेश की आवाज सुनकर बाबूजी बाहर आते हैं। अरे आओ सुरेश बेटा, बोलो क्या बात है? बाबूजी, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। बोलो ना बेटा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? सुरेश अपनी जमीन की हालत बता देता है। बाबूजी, मेरे पास बस यही एक जमीन है जिससे मैं घर चलाता हूँ। मैंने आज तक खेती के अलावा कोई और काम नहीं किया। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। इसमें परेशान होने की क्या बात है बेटा? मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। बाबूजी, लेकिन इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। तुम मेरी जमीन की देखभाल भी करोगे। मेरी उम्र हो चुकी है और मेरा बेटा शहर में रहता है। इससे तुम्हारा भी भला होगा और मेरी जिम्मेदारी भी कम होगी। ठीक है बाबूजी, अगर आप कहते हैं तो मैं कल से ही उस खेत पर काम शुरू कर दूंगा। सुरेश बाबूजी को धन्यवाद देकर घर लौट जाता है। घर पहुंचकर वह माया को सारी बात बताता है। यह तो बहुत अच्छा हुआ, आपकी सारी चिंता खत्म हो गई। बाबूजी के खेत पर मेहनत करूंगा। कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं ताकि भविष्य में ऐसी परेशानी न आए। अगली सुबह सुरेश बाबूजी के खेत पर काम करने के लिए निकलने वाला होता है। वह माया को बुलाता है। माया, जरा इधर आना। हाँ बोलिए, आपने बुलाया? माया, बाबूजी का खेत गांव के बाहर है। शायद मुझे लौटने में देर हो जाए। अगर देर हो तो तुम और दीपू खाना खाकर सो जाना। ठीक है, आप ध्यान रखना। और सुरेश गांव के बाहर वाली जमीन की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो खेत पर पहुंच जाता है। सुरेश खुद से, चलो अब पहुंच गया हूँ, काम शुरू कर देता हूँ। सुरेश कुदाल उठाकर खेत में काम शुरू कर देता है। अभी उसे काम करते ज्यादा समय नहीं हुआ था कि पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ ही पलों में सुरेश चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ता है। वह बेहोश हो जाता है। गांव के बाहर होने की वजह से किसी को उसकी खबर नहीं मिलती। घर पर माया उसका इंतजार कर रही होती है। रात हो जाती है, लेकिन सुरेश नहीं लौटता। दीपू माया को परेशान देखकर पूछता है। माँ, क्या हुआ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी बाबूजी के गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने गए थे।
उन्होंने कहा था कि देर हो सकती है, लेकिन अब तो बहुत समय हो गया है। माँ, आप फिक्र क्यों कर रही है? पिताजी ने कहा था ना कि देर होगी। आप जाकर सो जाइए। माया दीपू की बात मानकर सोने चली जाती है। अगली सुबह जब वो देखती है कि सुरेश अब तक नहीं लौटा, तो वो परेशान होकर बाबूजी के घर की ओर चल पड़ती है। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आई? बाबूजी, सुरेश कल आपके गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने गए थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। क्या सुरेश अब तक नहीं लौटा? चिंता मत करो बेटी, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ। बाबूजी अपने नौकर रामू को खेत पर भेजते हैं। रामू खेत पर पहुंचता है और सुरेश को देखकर घबरा जाता है। रामू खुद से, यह क्या? सुरेश का तो पूरा शरीर नीला पड़ गया है। लगता है इसे सांप ने काटा है। मुझे जल्दी बाबूजी को बताना होगा। रामू भागते हुए बाबूजी के घर लौटता है। बाबूजी उससे पूछते हैं, क्या हुआ रामू, सुरेश मिला? रामू सारी बात बता देता है। माया जो पास में खड़ी थी, ये सब सुनकर रोने लगती है। रामू, तुम फटाफट वैद्य जी को लेकर खेत पर जाओ, मैं माया को लेकर आता हूँ। बाबूजी माया को समझाते हैं। माया, रोना बंद करो, जल्दी मेरे साथ चलो, रोने से सुरेश ठीक नहीं होगा। बाबूजी माया को लेकर खेत की ओर निकलते हैं और रामू वैद्य जी को लेने जाता है। खेत पर पहुंचकर माया सुरेश को बेहोश देखकर रोने लगती है। तभी वैद्य जी आ जाते हैं और सुरेश की हालत देखने लगते हैं। वैद्य जी, सुरेश की हालत कैसी है? बाबूजी, मैं सच बोलूंगा, सुरेश की हालत बहुत खराब है। मैंने जहर काटने की दवा दे दी है, लेकिन जहर उसके शरीर में ज्यादा समय तक रहा। वह गहरी बेहोशी में है। गहरी बेहोशी? यह क्या होता है वैद्य जी? इस हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, लेकिन उसके शरीर में हलचल नहीं होती। यह कब होश में आएगा कोई नहीं बता सकता। वैद्य जी, अब हम क्या करें? मैं कुछ दवाएं दे रहा हूँ, इन्हें समय समय पर पानी में मिलाकर पिलाते रहें। बाकी भगवान के भरोसे है। वैद्य जी दवाएं देकर चले जाते हैं। गांव वाले सुरेश को घर ले जाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं। बाबूजी माया को दिलासा देते हैं। माया, चिंता मत करो, सुरेश की अच्छे से देखभाल करो, वह जल्द ठीक हो जाएगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं हर महीने तुम्हारे और दीपू के लिए पैसे भेजूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आप हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। बाबूजी वहाँ से चले जाते हैं। तभी दीपू आता है और सुरेश की हालत देखकर माया से पूछता है। माँ, पिताजी को क्या हुआ? बेटा, तुम्हारे पिताजी को खेत में सांप ने काट लिया, इसीलिए वह बेहोश हैं। माँ, पिताजी होश में कब आएंगे? वैद्य जी ने दवाई दी है, उन्होंने कहा है कि इनसे वह जल्द ठीक हो जाएंगे। माँ, पिताजी की ऐसी हालत में अब घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप पिताजी का ध्यान रखें, मैं खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। माया भावुक होकर, नहीं बेटा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुम बस पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बड़े अफसर बनो, मैं तुम्हें वह बनाकर रहूंगी, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। माया दीपू को पढ़ने भेज देती है। वह सोचती है कि अब उसे कुछ करना होगा। माया खुद से, मुझे अब सुरेश के ठीक होने का इंतजार नहीं करना, मुझे खेती करनी होगी और कोई दूसरा काम भी ढूंढना होगा। अगली सुबह माया बाबूजी से मिलने जाती है। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटी, सुरेश की तबीयत कैसी है? बाबूजी, सुरेश की हालत वैसी ही है, मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलो बेटी, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? बाबूजी, जो जमीन आपने सुरेश को दी थी, मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं उस पर खेती करके घर और दीपू की पढ़ाई का खर्च चलाऊंगी। बेटी, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे घर का खर्च भेज दूंगा। नहीं बाबूजी, आपने बहुत मदद की, अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। बाबूजी माया को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। आखिर में बाबूजी सोचते हैं। बाबूजी खुद से, माया मेरी बात नहीं मानेगी। अगर वह गांव के बाहर काम करने जाएगी तो सुरेश का ध्यान नहीं रख पाएगी। मैं उसे गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने को कहता हूँ। ठीक है माया,
मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत देता हूँ, लेकिन मेरी एक बात मानो, तुम्हें गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की जरूरत नहीं। मेरे पास तुम्हारे घर के पास एक खेत है, तुम वहाँ काम करो। बाबूजी, यह तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। बेटी, वह खेत बाहर वाले से थोड़ा छोटा है। कोई बात नहीं बाबूजी, वह मेरे घर के पास है। मैं खेत के साथ साथ दूसरों के घरों में भी काम करूंगी ताकि दीपू की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, इतना काम करने की क्या जरूरत है? बाबूजी, सुरेश का सपना है कि दीपू बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे यह जिम्मेदारी उठानी होगी। बाबूजी माया के साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे यकीन है कि तुम सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। माया ने बाबूजी के गांव के अंदर वाले खेत पर काम शुरू कर दिया। वो सुबह खेत पर काम करती और दोपहर में गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे काम करती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे घर का खर्च चलने लगा। दूसरों के घरों से कमाए पैसे वह दीपू की पढ़ाई में खर्च करती। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूँगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करूँगा। माया की मेहनत से गांव वाले भी प्रेरित होने लगे। उधर सुरेश की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और माया की देखभाल से जहर का असर कम हो गया। एक दिन अचानक सुरेश को होश आ गया। माया खुशी से, सुरेश, तुम्हें होश आ गया। भगवान ने मेरी दुआएं सुन ली। माया, मैंने तुम्हें और दीपू को बहुत परेशान किया। नहीं सुरेश, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे मैंने सब संभाला। अब सब ठीक हो रहा है। सुरेश धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने माया की मेहनत देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ मिलकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। दीपू की पढ़ाई भी सफल रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ हूँ आपकी मेहनत और त्याग की वजह से हूँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। माया का त्याग और सुरेश का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले आज भी उनकी कहानी को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़कर रखता है। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।